वह आदमी बस ध्रुवीय भालू की लाश और उसकी खून पीना चाहता था। लेकिन अचानक उसे अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ, मानो किसी चीज ने काट लिया हो। छात्रावास के कमरे से भारी मात्रा में खून रिसने लगा। पहले तो लाओ हे ने सोचा कि यह सिर्फ ध्रुवीय भालू का पिस्सू है, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उस रात देर से उसके हाथ में अचानक असहनीय खुजली होने लगी, और जितना वह खुजलाता, यह उतनी ही असहनीय होती जाती, मानो उसे कोई अनजान संक्रमण हो गया हो। लेकिन लापरवाही से वह इसे अगले दिन तक नजरअंदाज करता रहा। जब लाओ ही यह देखकर भयभीत हो गया कि उसके हाथ से चमकदार काला खून बह रहा है, तो भयभीत होकर उसने जल्दी से पट्टी हटाकर उसकी जांच की। कल का घाव पहले से ही सड़ रहा था, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता। एक साथी दौड़कर आया और उसे प्रयोगशाला में चलने को कहा। और जब लाओ हे ने ध्रुवीय भालू के सड़ते हुए शव पर रेंगने वाले कीड़ों को रेंगते देखा, तो उसे आखिरकार स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। अपने संदेह की पुष्टि के लिए लाओ हे ने तुरंत अपना खंजर निकाला और उस सड़ते हुए घाव को चीर दिया। यकीनन अंदर एक जिंदा परजीवी रेंग रहा था। यह देखकर लाओ हे ने और देर करने की हिम्मत नहीं की और दराज से रसोई का चाकू निकाला और बड़ा कदम उठाने का इरादा किया। हालांकि बाहर मौजूद उसका साथी यह सुनकर तुरंत डर गए, क्योंकि उनकी हालत लाओहे से भी ज्यादा गंभीर थी। पहला बार हाथ को अलग करने में विफल रहा, जिससे ओल्ड ब्लैक स्पष्ट रूप से पीड़ा में पड़ गया। अपने सामने क्रूर दृश्य देखकर उसके साथी भयभीत होकर भाग गए। सौभाग्य से शाओमी ने महत्वपूर्ण क्षण में बहादुरी दिखाई, ओल्ड ब्लैक पर 80 से अधिक बार वार किया और अंततः उसका संक्रमित हाथ निकाल दिया। फिर सभी ने जल्दी से बेहोश ओल्ड ब्लैक को सोफे पर बिठाया। लेकिन जैसे ही शाओमी ने घाव का इलाज करने के लिए अपनी प्राथमिक चिकित्सा किट खोली, वह अपने पिता की डायरी पर ठोकर खाकर गिर गई, चौंक गई। उसने पाया कि ओल्ड ब्लैक एक प्राचीन परजीवी से संक्रमित था। ये परजीवी जीवित जीवों में घुस जाते हैं, खुद को उनमें उलझा लेते हैं और पागलों की तरह प्रजनन करते हैं। एक बार संक्रमित होने के बाद वे व्यावहारिक रूप से अपने भाग्य के बारे में निश्चित थे। पता चला कि कुछ ही दिन पहले अपनी स्नातक थीसिस पूरी करने के लिए जियाओमी और उसकी सहपाठी आर्कटिक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र आई थीं। वे अपने पिता की पुरातात्विक टीम में शामिल होकर जैविक अनुसंधान करना चाहती थीं। अप्रत्याशित रूप से जब वे अपने गंतव्य पर पहुंची, तो उन्होंने पाया कि पूरा केंद्र सुनसान था। पहले तो जियाओमी ने सोचा कि उसके पिता किसी खोजबीन के लिए बाहर गए हैं, इसलिए उसने उन्हें ढूंढने के लिए वापस जाने से पहले एक रात आराम करने की योजना बनाई। लेकिन आधी रात को एक तेज गर्जना ने उनकी नींद खोल दी। जियाओमी जब बाहर देखने गईं, तो उन्होंने एक पहाड़ी मोटरसाइकिल देखी जो बंद नहीं हुई थी। तभी उनके बगल में हेलीकॉप्टर के केबिन से अचानक एक अजीब सी आवाज आई। जियाओमी ने जल्दी से सिलेंडर का दरवाजा खोला, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बेहोश महिला को छिपाते हुए शोर सुनकर अन्य साथी मदद के लिए दौड़े। वे महिला को बेस में ले गए। तभी शाओमी को पता चला कि वह व्यक्ति वास्तव में उसके पिता का सहायक था। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर उसने जल्दी से अपने पिता के रेडियो पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिली। स्थिति और भी बदतर हो गई जब सहायक की हालत अचानक बिगड़ गई और उसके मुंह से हरे रंग का स्राव निकलता रहा। वह दर्द से कराह रही थी और कुछ जरूरी बात कहना चाहती थी, लेकिन मुंह खोलने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। अपने सामने महिला को दुखद रूप से मरते देख वहां मौजूद सभी लोगों में एक अनजाना भय छा गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्हें पता लगाने का कोई रास्ता निकालना ही था। श्याओमी और आहवेई ने अपने पिता की तलाश में जंगल में जाने का फैसला किया। सड़क पर पहियों के निशान का पीछा करके उन्हें आखिरकार आगे दो तंबू दिखाई दिए। हालांकि जब वे वहां पहुंचे, तो उन्हें एक शोधकर्ता का शव मिला, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने पास ही एक हाल ही में दफन की गई कब्र भी देखी। जियाओमी दौड़कर वहां पहुंची और मिट्टी खोदकर देखना चाहती थी कि क्या वह उसके पिता की कब्र है, लेकिन आहवेई ने उसे रोक दिया, क्योंकि मामला पहले ही सुलझ चुका था। इसलिए उन्होंने सच्चाई जानने के लिए तंबू में लौटने का फैसला किया। लेकिन उन्हें एक सोते हुए घोड़े की लाश मिली, जो लाखों सालों से सो रहा था। यह देखकर वे हैरान रह गए। नक्काशीदार घोड़े की मूर्ति अभी भी हिल रही थी। करीब से देखने पर ही उन्हें पता चला कि उसमें वही प्राचीन परजीवी भरा हुआ था, जिसने ओल्ड ब्लैक को संक्रमित किया था। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर दोनों तुरंत बेस पर लौट आए और सहायक के शव के पास पहुंचे अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए। जियाओमी ने हिम्मत करके जांच की, लेकिन उसे एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। शव की जांच करते हुए
उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। महिला की नाक के नीचे से एक अनजान जीव निकला, जिसने अपना सिर बाहर निकाला और फिर तेजी से पीछे हट गया। यह भयावह दृश्य देखकर बाकी लोगों ने जल्दी से शव को एक चादर में लपेटा और फिर वह उसे घसीटकर पास की एक प्रयोगशाला में ले गया और ध्रुवीय भालू की लाश के साथ उसे सील कर दिया। जल्द ही सभी ने एक भयावह दृश्य देखा। महिला की लाश मानो पुनर्जीवित हो गई हो, कांपने लगी और फिर चादर के नीचे से प्राचीन परजीवियों का एक झुंड रेंगता हुआ बाहर निकला। सभी को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। जैसे ही जियाओमी सीडीसी से मदद मांगने वाली थी, दशान ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। गुस्से में उसने बेस के एकमात्र संचार उपकरण को भी उड़ा दिया। फिर उसने झूठ बोला कि उसने बचाव दल से संपर्क कर लिया है और कुछ घंटों में एक हेलीकॉप्टर आ जाएगा। पता चला कि दशान का शरीर परजीवियों से संक्रमित था। अगर सीडीसी को पता चल जाता तो उसे निश्चित रूप से शोध के लिए नमूने के तौर पर लिया जाता। हालांकि उसके असामान्य व्यवहार ने जियाओमी को फिर भी शक के घेरे में ला दिया। उस सुरक्षा कारणों से उसने प्रस्ताव रखा कि शहर लौटने से पहले सभी को शारीरिक जांच से गुजरना होगा। यह सुनकर संक्रमित दशान बहुत असहज महसूस करने लगा और उसने सहयोग करने से इनकार कर दिया। जिन दो लोगों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, वे जल्दी से उसके पीछे पीछे बाहर चले गए। उनके दबाव में दशान ने आखिरकार सब कुछ कबूल कर लिया और उन्हें बताया कि वह परजीवियों से संक्रमित हो गया है। लेकिन जब वह उन दोनों लोगों को मारने ही वाला था, अगले ही पल अप्रत्याशित रूप से वह आगंतुक शाओमी के पिता निकलते हैं। वह मरे नहीं हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल हैं। शाओमी तब खुलासा करती है कि बेस परजीवियों से ग्रस्त हो गया है और भविष्य की समस्याओं को रोकने के लिए इसे नष्ट करना होगा। जैसे ही दोनों पेट्रोल डाल रहे होते हैं, उसके पिता शाओमी और वेई को बेस के अंदर बंद कर देते हैं और चुपचाप एक हेलीकॉप्टर में बैठकर चले जाते हैं। जब वे दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो शाओमी को अपने पिता द्वारा छोड़ी गई एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अप्रत्याशित रूप से यह सब भाई कियांग द्वारा रची गई एक साजिश थी। वर्षों से उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अनगिनत ऊर्जा और प्रयास समर्पित किए हैं और अंततः यह पता लगाया है कि ये सभी समस्याएं मनुष्यों के कारण है। केवल मनुष्य ही, केवल उस क्षण के दर्द को महसूस करके ही वे पर्यावरण की रक्षा के महत्व को समझ सकते हैं। इसलिए भाई कियांग ने एक आपदा पैदा करने का फैसला किया। अपनी जान की बाजी लगाकर उसने प्राचीन विशालकाय मूर्ति से निकाले गए परजीवी को अपने शरीर में डाल लिया, इस उम्मीद में कि वह इसे शहर में फैलाने और दुनिया के लिए अलार्म बजाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करेगा। जब महिला सहायक को इस पागल योजना का पता चला, तो उसने उसे रोकने के लिए गोली चलाने का फैसला किया, लेकिन वह सफल नहीं हुई। फिर भाई कियांग ने हेलीकॉप्टर को वापस शहर में उड़ाने की तैयारी की। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में दोनों अंततः खिड़की से बच निकले, लेकिन भाई कियांग पहले ही 100 मीटर ऊपर थे। अपने पिता को शहर में भयानक वायरस फैलाने से रोकने के लिए जियाओमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के नोवेंटा योचोका को ऊपर उठा लिया। स्क्रीन पर दृश्य विशाल और हल्का था। हेलीकॉप्टर एक टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह था, जो लहराता हुआ सीधे प्रायोगिक अड्डे से टकरा गया। एक हिंसक विस्फोट के बाद संकट अंततः गायब हो गया। फिल्म यहीं समाप्त हुई। अगली बार मिलते हैं।